हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री सब्सिडरी कि कोई भी क्वेश्चन पेपर पिछले साल के उठाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन रहता है, और ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारी देने वाले स्रोतों के विषय में लिखें। तो प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले स्रोत निम्नलिखित हैं। तो हम पहले इतना सा इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में, और फिर इसका एक टेबल के फॉर्म में ये बना लेंगे कि स्रोत हैं। इसको स्रोत को साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दो भागों में बांटा गया है। फिर साहित्यिक स्रोत को भी धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बांटा गया है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, फिर पुरातात्विक स्रोत में भी अभिलेख, स्मारक, सिक्के, कलाकृतियाँ एवं बर्तन हैं। तो धार्मिक साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उस समय वैदिक पीरियड में जो लोग हुए थे उन्होंने जो लिखा था उसी को वैदिक साहित्य बोलते हैं। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म में जिसमें त्रिपिटक ये वो होता है, उसमें जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक स्थितियाँ, धार्मिक स्थितियाँ बताई गई थी उसके बारे में इन सबसे जानकारी मिलती है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में उस समय के लोग साहित्य में क्या लिख कर गए हैं, जैसे पाणिनि हो गए, वो लोगों ने अष्टाध्यायी ये सब लिखा है, उसमें उस समय के सामाजिक जीवन की कैसी हमें जानकारी मिलती है वो सबसे मिलता है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में भी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें यूनानी यात्रियों में चीनी यात्रियों में हेरोडोटस हुए हैं, जो हिस्टोरिका नाम से बुक लिखे हैं, उससे पता चलता है। चीनी यात्रियों में हुएनेसांग, फायान, अरबी में अलबुरुनी, इसी तरह से लिखकर जो गए हैं, भारत आए थे वो लोग, भारत भ्रमण करके वो लोग यहाँ के बारे में, यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखकर जो गए हैं, उनसे हमें भारत के उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी तरह पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, कलाकृतियाँ, बर्तन, उस समय के राजा, जो अभिलेख किसको बोलते हैं, जैसे आज जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कोई रोड या फिर किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो एक पत्थर के फॉर्म में लिखा हुआ होता है पत्थर पे कि इस तारीख को, इस डेट में प्राइम मिनिस्टर ने इस मूर्ति का या फिर इस रोड का स्थापना किया। तो उसी समय में राजा लोग भी वैसा ही क्या करते थे, अपना नाम, अपनी डेट दिया करते थे कि इस राजा ने वो उद्घाटन किया है, तो उसी को अभिलेख बोलते हैं। स्मारक, उसी तरह अशोक जैसे स्मारक बनवाए हैं बहुत, उससे बहुत सा हमें जानकारी मिलती है। सिक्के, पुराने ज़माने के सिक्के पर राजा के फ़ोटो मिली है और किसी पर उसका नाम भी दिया हुआ है और उस पर डेट भी रहता है, तो उससे जानकारी मिलती है। कलाकृतियाँ, बर्तन, बहुत सारे बर्तन, मनके ये वो मिले हैं, तो उससे भी जानकारी मिलती है। तो यही सब चीज़ों को हम आगे पूरे डिफिनेशन के साथ जानेंगे कि धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, उसके अंदर ये सब में क्या आता है, धर्मनिरपेक्ष में क्या क्या आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पॉज करके ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, उसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे हमने बताया कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में उसका थोड़ा सा बताएंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या है। फिर साहित्यिक स्रोत को भी धार्मिक साहित्य में बांटा गया है,
उसके धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है वो सबसे हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, जिसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको उससे हम जान सकते हैं कि उस समय कैसी थी सभ्यता और संस्कृति। इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, ये सब से हम लोग जान सकते हैं। और ये हो गया धार्मिक साहित्य के बारे में। अब हम लोग चलते हैं इसी वेद को, वेद का उपवेद क्या है, उसको ब्राह्मण में क्या बोलते हैं, आरण्यक, उपनिषद, ये पूरा एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह फिर बौद्ध धार्मिक साहित्य में हमें त्रिपिटक से मिलते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जातक कथा, जिसमें महात्मा बुद्ध की जन्म की कहानी लिखी रहती है। फिर जैन ग्रंथ से आगम से हमें पता चलता है कि उस समय क्या थी। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष साहित्य में, अब हम चलते धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतने साहित्यकार हुए जिन्होंने विशाखा दत्त जैसे मुद्राक्षर लिखे, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। उसी तरह हर्षवर्धन, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, ये सब धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इन सब से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। फिर उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी वृत्तांत, चीनी वृत्तांत और फिर इधर अरबी वृत्तांत पूरा मिलेगा। इसमें कौन कौन से यात्री आए थे, उन्होंने यहाँ आकर क्या किया, क्या लिखा, किसके दरबार में वो आए थे, और उन्होंने भारत के बारे में क्या देखा, क्या लिखा, उन्होंने भारत के बारे में अच्छी बात लिखी या फिर बुरी बात लिखी, वो सब पूरा पता चलता है। फिर साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाता है यहाँ पर से फिर पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट होता है। पुरातात्विक में अभिलेख, जैसा कि हमने बताया, राजा अभिलेख लिखवाते थे, खुदाई करके ये लिखा जाता था। अभिलेख के बाद आता है स्मारक। स्मारक का पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है। फिर मुद्राएं हैं, जैसे मुद्राएं तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति और कला के संबंध में विस्तृत जानकारी देती है। किसी देश की आर्थिक स्थिति जानने में मुद्राओं का महत्व अत्यधिक है। फिर कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन का डिफिनेशन पूरा दिया हुआ है। और अंत में इतना सब कुछ लिखने के बाद अंत में हम एक छोटा सा निष्कर्ष डालते हैं कि निष्कर्षता हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी है तो हमें कई प्रकार के स्रोतों से मदद मिलती है, और इन स्रोतों की मदद से हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग ले सकते हैं, देख लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 16 दोनों साइड का पेज मिला के 16 पेज पूरा है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, या तो ऑनर्स में या सब्सिडी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ता है, वरना मार्क्स नहीं मिलता। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड हो सकता है तो आप बुक पढ़ के इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, या फिर इससे कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हटा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और आप सभी को एकदम ऐसा नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट करके आप अपने एग्ज़ाम्स में उतार दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बुक पढ़नी चाहिए, बुक से अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो उसको ऐड करके आप लिखिए, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पर जो कॉपी चेक करते हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसी तरह और लास्ट में एक कंक्लूज़न आप ज़रूर लिखिए, इतना छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लास्ट में एक बैलेंस कंक्लूज़न आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो आप लोग ये पूरा
हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आप समझ गए होंगे। तो देखिए, लास्ट में एक कहानी के माध्यम से हम इस प्राचीन भारत का इतिहास को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आज हम 2022 का लास्ट दिसंबर चल रहा है। अगर हम आज से 10 साल बाद आज के जानना चाहेंगे कि 2022 में या फिर 19 में 20 में क्या हुआ था, तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा कि हम सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी बहुत बुक आती है उसे पढ़ कर ये जान सकेंगे कि अच्छा 2019 में कोविड-19 आया था और बहुत महामारी फैल गया था, सब लोग घरों में बंद हो गए थे। ये सब जानना बहुत आसान था, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उस समय प्राचीन भारत में जब लोग ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय किसी को अगर कोई बुक लिखना होता था तो वो पेड़ के पत्तों पर लिखते थे और उनको एक जगह संकलित करके रखते थे, उसको पांडुलिपि कहते थे। और यही वजह है कि वो सब चीज़ें अब ज़्यादा सुरक्षित अवस्था में नहीं है, वो नष्ट हो चुकी हैं। और जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है इसको खुदाई किया जाता है। खुदाई में आप लोगों ने पढ़ाई होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कैसे खुदाई हुआ है, वहाँ से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई है। उसी के आधार पर कहते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उन लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब जानने को मिलता है। तो उसी तरह ये, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। हम एक फ़ोन पे सर्च करते हैं और हमारे सामने बहुत सारे वेबसाइट खुल जाते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन उस समय ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी। यही वजह है कि हम उसके स्रोतों को पढ़ते हैं, जानते हैं कि उस समय क्या चीज़ें हो रही थी। और यही महत्व होता है किसी चीज़ का, जो हमारे पास नहीं होता है उसको हम इतिहास में इसलिए ही पढ़ते हैं कि वो चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और हमारा देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट जो होगा वीडियो वो सिंधु सभ्यता पर होगा, सैंधव सभ्यता पर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार दें। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।